कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। आइए सुनते हैं कड़ी 17। नीलांबर ने सिर नहीं उठाया, बल्कि कोई बात भी सुननी नहीं चाहिए। बिराज भी चुप रही। नीलांबर की भूख प्यास एकदम जाती रही। नीचा सिर किए हुए सिर्फ यह अनुभव करने लगा कि बिराज टकटकी लगाकर उसे देख रही है। और अब आगे मोटी ताजी ही हुई होगी, मालूम होता है वहां से सुन कर आई है। क्यों? अरे नहीं बाबू, सुन तो कुछ नहीं आई। अरे तब कैसे मालूम हुआ? एक बार सुंदरी ने विरक्त होकर कहा, अरे मालूम कहां से हुआ? तुमने पूछा कि मुझे कैसा लगता है, हम बस इसलिए कह दिया कि मोटी ताजी हुई होगी। नीलांबर ने सर झुकाकर मृदु कंठ से कहा, ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक सुंदरी के मुंह की ओर चुपचाप देखकर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अच्छा आज जाता हूं सुंदरी, फिर किसी दिन आऊंगा। सुंदरी ने मुक्ति की सांस ली। वस्तुतः उसका कोई अपराध नहीं था। एक तो कहने के लिए कुछ था नहीं, दूसरे बराबर 2 घंटे से एक ही बात कहकर भी नीलांबर का कौतूहल वो मिटा नहीं सकी थी। उसने चट से उत्तर दिया, हाँ बाबू, बहुत रात हो गई है, आज जाओ, किसी दिन सवेरे आना, तब बातें होंगी। इतने समय बाद नीलांबर ने सुंदरी की उत्कंठापूर्ण खोज पर ध्यान दिया और कहा, अच्छा जाता हूं। सुंदरी की उत्कंठा का एक विशेष कारण था। इसी समय रोज उस मोहल्ले के निताई गांगुली आकर उसकी खोज खबर ले जाते और चरण धूली दे जाते। उनकी ये धूली मालिक के सामने ना पड़े, इस डर से वो मन ही मन घबरा रही थी। हालांकि अनेक कारणों से उसका भाग्य लौट आया था और जमींदार की कृपा से उसकी लज्जा गर्व में बदलती जा रही थी, किंतु इस निष्कलंक साधु चरित्र ब्राह्मण के सामने अपनी हीनता प्रकट हो जाने की संभावना से वो लाज के मारे मरी जा रही थी। नीलांबर के चले जाने पर वो प्रसन्न होकर दरवाजा बंद करने आई, किंतु सामने दृष्टि उठाते ही देखा कि नीलांबर तो लौटा चला आ रहा है। वो दरवाजा पकड़े खींचे मुख के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगी। नीलांबर निकट आने पर कुछ हिचकिचाया, फिर चादर की खूंट खोलकर एक अठन्नी बाहर निकाली और शर्माता हुआ बोला, तेरे सामने कहने में कोई शर्म नहीं है सुंदरी। अरे तू तो सब जानती है, इस अठन्नी के सिवा आज मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर हाथ उठाकर उसे देने लगा। सुंदरी जीभ काट कर पीछे हट गई। नीलांबर बोला, मैंने तुझे कितना कष्ट दिया, तेरे जाने का खर्च तक न दे सका। और कुछ कह नहीं पाया, उसका गला रुंध गया। सुंदरी ने क्षण भर न जाने क्या सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, दो, कुछ हो, तुम मेरे सदा के मालिक हो, मुझे नहीं कहना शोभा नहीं देता। इतना कहकर उसने अठन्नी हाथ में ले ली, फिर उसे माथे से लगाकर आंचल में बांधते बांधते बोली, जरा एक बार भीतर आइए। और वो भीतर चली गई। नीलांबर उसके पीछे आंगन में आ खड़ा हुआ। सुंदरी कोठरी में गई और तुरंत ही लौट आई। नीलांबर के चरणों में मुट्ठी भर रुपए रखकर उसने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उसकी चरण धूली को माथे पर लगाकर उठ खड़ी हुई। नीलांबर को विस्मय से हतबुद्धि होते देखकर हंसकर बोली, इस तरह मुझे देखने से काम नहीं चलेगा बाबू, मैं सदा की दासी हूं। इतना कहकर उसने रुपए उठा लिए और नीलांबर की चादर में बांधती हुई बोली, ये रुपए तुम्हारे ही दिए हुए हैं बाबू, तीर्थ करूंगी। ये कहकर देवता के नाम पर अलग रख छोड़े थे, पर जाना नहीं हो सका। देवता खुद घर आकर ले जा रहे हैं।
तब भी नीलांबर कुछ बोल नहीं पाया। सुंदरी बोली, बहू मां अकेली है, अब और बात नहीं, जाइए। किंतु ये बात उन्हें किसी तरह मालूम ना होने पाए बाबू। नीलांबर को बोलने की चेष्टा करते देख सुंदरी ने रोक कर कहा, बाबू 1000 कहिए, मैं नहीं सुनूंगी। आज आपको मेरा मान रखना पड़ेगा, नहीं तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। अब भी वो अपने हाथ में चादर की खूंटे पकड़े हुए थी। इसी समय, क्या हो रहा है, कहते हुए निताई गांगुली खुले दरवाजे से सीधा आंगन में आकर खड़ा हो गया। सुंदरी ने चादर छोड़ दी। नीलांबर बाहर निकलकर चला गया। निताई कुछ देर अवाक रहकर बोला, ये छोकरा तो नीलू था ना? सुंदरी मन ही मन खींच उठी, पर सहज भाव से बोली, हाँ, मेरे मालिक हैं। सुनता हूं खाने का ठिकाना नहीं है, इतनी रात यहां क्यों आया था? काम था, इसीलिए आए थे। ओह, काम था। सुंदरी उसकी ओर टकटकी लगाकर देखती रही। उस चितवन का अर्थ समझ लेना निताई की बस की बात नहीं थी। उत्तेजित होकर बोल उठा, इस तरह क्या देख रही है? देख रही हूं। अरे क्या देख रही है? देख रही हूं कि तुम भी ब्राह्मण हो और अभी अभी चले गए वो भी ब्राह्मण हैं, किंतु दोनों में कैसे आकाश पाताल का भेद है। कैसा भेद है? सुंदरी हंसकर बोली, बड़े आदमी हो, ज्यादा उसमें खड़े ना रहो, बरामदे में बैठो। शपथ पूर्वक कहती हूं गांगुली मोशाए, तुम्हारी ओर देखकर सोच रही थी कि मेरे मालिक के पांव की जरा सी धूल पाकर तुम्हारे जैसे कितने ही गांगुली जन्म जन्म के लिए तर सकते हैं। उसकी बात सुनकर निताई क्रोध और आश्चर्य के मारे वाक शून्य होकर गांगुली देखता रह गया। दशहरे का दिन था। बड़े सवेरे ही छोटी बहू लुकती छिपती आ गई और बोली, अभी भी कोई उठा नहीं है दीदी? चलो ना, नदी में एक डुबकी लगाएं। उस पार जमींदार का घाट बन जाने के बाद से उसका नदी पर जाना मना कर दिया गया था। दोनों ही स्नान करने चली गईं। स्नान के अंत में जल से निकलकर देखा कि थोड़ी ही दूर एक पेड़ के नीचे जमींदार राजेंद्र कुमार खड़ा है। उस स्थान से उस समय भी अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं हुआ था, किंतु दोनों ने पहचान लिया। छोटी बहू भय से सिटपिटा कर विराज के पीछे आ खड़ी हुई। विराज को आश्चर्य हुआ, इतनी तड़के ये आदमी आया कैसे? किंतु दूसरे ही क्षण एक संभावना उसके मन में उठ खड़ी हुई कि शायद वो रोज इसी प्रकार पहरा दिया करता हो। क्षण भर के लिए विराज दुविधा में रही। उसके बाद देवरानी का एक हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, खड़ी ना रहे छोटी बहू, चलिया। उसे साथ लेकर तेजी से दरवाजे तक पहुंचने के बाद न जाने क्या सोचकर विराज रुक गई। उसके बाद धीमी चाल से चलकर राजेंद्र से थोड़ी दूर पर आ खड़ी हुई। उसकी दोनों आंखें जल उठी। अस्पष्ट आलोक में भी राजेंद्र उस दृष्टि को सहन नहीं कर सका, सिर झुका लिया। विराज बोली, आप बड़े आदमी हैं, ये आपकी कैसी चाल है? राजेंद्र हतबुद्धि हो गया, जवाब न दे सका। विराज कहने लगी, आपकी जमींदारी चाहे जितनी बड़ी हो, जिस जगह आप खड़े हैं वो मेरी है। हाथ से उस पार का घाट दिखाकर बोली, आप कितने नीच हैं इसे इस घाट की एक एक कठपुतली जानती है, मैं भी जानती हूं। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।